अब जैसे मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला की। एक आदमी है उसमें गांव में, उसका नाम है मंगल, लेकिन गांव वाले उसे सनीचर कहते हैं। अब यहाँ में क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाई जिसका नाम मंगल उसको मंगल को सनीचर काहे कह रहे हो। तो एक वैद्य जी है गाँव में, वो उनकी दुकान पे बैठता है और भांग घोटता है। जो लोग पीते हैं उनको तो पिलाता ही है, जो नहीं पीते हैं उनको भांग के फायदे बता के पिलाता है। तो जब किसी को नशेड़ी बनाओगे तो तुमको मंगल कहेगा वो। देखो चिंतन, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। अगर तुम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते तो तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम्हारे पिताजी क्लर्क हैं। अभी तुम दुख में हो। दिनकर को अगर पढ़ते तो तुम पढ़ते कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। जितने बड़े बड़े महल टाइप के लड़के हैं, घर हैं, इनके बच्चों से मिलो, कोमल, नाजुक, मम्मा, हाँ मम्मा डॉगी। और वो हमारा एक गुजर दोस्त है भाटी, डॉगी को तो नचा के फेंक दे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बाहर। गुजर है, बॉडी वडी बनाया है हिमांशु भाटी, 8-10 लीटर दूध तो मजाक में पी जाता बंदा। तो कोरोना में उसके गांव गए तो देखे उसका एक भाई था, वो नीम का पेड़ था, उसको हिला रहा था ऐसे। तो मेरा जो सोसाइटी है वहीं से उसका बगल में गांव था, बाहर तो घूम नहीं सकते थे, गांव में उस वक्त सुविधा होती थी, हम लोग अक्सर पहुंच जाते थे क्रिकेट खेलने, वहीं पे टाइम कटता था। और कितना पढ़ोगे दिन भर, गाय गाँव तो देखे पेड़ हिला रहा। मैंने कहा बे ये क्या? अरे कहा भैया लड़ाई वड़ाई हो रही, मेरी शरीर टूट रही, इतना ज्यादा बेचैनी हो रही। देखो गांव में पलने का नतीजा। तुम सोचते हो कि ये शहर वाले अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत बड़े हैं, कुछ नहीं बड़े हैं। तुमने एक अजीब सी हीनता पैदा कर रखी है अपने अंदर। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता, रहता वो कहीं पहाड़ों में फैलों की फटी दरारों में। अगर तुम्हारे पास सुविधाएं हैं भी, छोड़ दो, लग्जरी को छोड़ दो, इतने अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे जिसका तुमको अंदाजा नहीं। जंगल में कभी प्रजातंत्र नहीं आएगा, वरना जंगल में कभी चुनाव होगा। कौन शेर के खिलाफ पर्चा भरेगा? जेब्रा तुम बताओ मुझे, शेर के खिलाफ कौन पर्चा भरेगा? वहां ये हिरन पर्चा भरोगे? अरे भैया, जहाँ शक्ति है वहां उत्साह है। आज उत्साह की कमी है लोगों में। क्यों? शक्ति नहीं है, ना मानसिक है ना शारीरिक है। तो मैं पढ़ाता इतिहास हूँ, लेकिन मुझे सब्जेक्ट पढ़ने के शौक है। तो जब से मैं पढ़ने लगा, स्कूल में तो मैं पढ़ा नहीं कभी, मेरे जिंदगी के 2 भाग है। एक भाग मैं पढ़ा ही नहीं। मैं जिससे पूछूं क्यों पढ़ना चाहिए तो कहे पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा जब पढ़ के भी नौकर ही बनना है तो अनपढ़ नौकर रहो, कम से कम अहंकार तो नहीं पैदा होगा। पता लगा PhD कर लिए फिर नौकरी कर रहे हैं, और वो मरा हुआ बॉस बदतमीजी कर रहा है, ओए पानी लेके आ। हम जहां भी काम किए कोई हमसे आज तक बदतमीजी नहीं किया, हम ही किए, सामने वाला तो नहीं किया, उतना मौका ही नहीं दिया। राजनीति कर रहे हैं, वहां भी हमको आज तक कोई कुछ नहीं बोला, बोल ही नहीं सकता। इच्छा थोड़ी है। हमसे साहब कहे पैर छुइए, पैर नहीं छुइएगा तो चुनाव हार गए। अबे मैंने कहा 400 चुनाव हारेंगे, किसी का पैर नहीं छुएंगे। अभी 400 चुनाव और हारेंगे पर पैर नहीं छुएंगे किसी का। पैर किसका छुआ जाता? गुरु का, माँ बाप का, जिसने तुम्हारा जीवन बदला हो, सबका पैर छुओगे? हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी कोरोना में ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, तो सौभाग्य से मेरा स्टूडेंट DM था, तो हमसे कहे कि अवध, हम क्या यार हमारी ड्यूटी कैंसिल करवा दो। हमने कहा चलो सुबह बोल दूंगा, अगर कर देगा तो ठीक है, वैसे हमारा नौकर तो है नहीं, कोई DM SP आपका नौकर तो है नहीं, आप उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, वो मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने तो कोई बात। अरे बोले कैसे नहीं मानेगा? हम कहीं सब मत कहो कैसे नहीं मानेगा, नहीं तुमको भी बंद करेगा हमको भी करेगा। DM बहुत खतरनाक चीज है। प्रधान जी को देखो कैसे गांव में पीछे खड़ा करवा देती है DM, पीछे जाओ पीछे और पीछे जाओ। वो तो मंजू देवी प्रधान ताकतवर है, कहती जनप्रतिनिधि से ऐसे बात करते हैं। तो गए DM के पास, हम बैठे थे, तो लड़का निकला, DM साहब निकले, मेरे रिश्तेदार से गए, पैर छू लिए तुरंत। देखे अब तुम्हारे फूफा है वे? नहीं, अब काहे पैर छुए? हमने कहा इसका छुट्टी कैंसिल मत करना, तो इसको बंद कर लो, इसको कम से कम 10 लाठी मारो। तुम पैर काहे छुए हुए? क्यों छुए? सम्मान दो, प्रणाम करो कि सर नमस्कार। मानी सी बात है, पद पे है तो सम्मान तो देना पड़ेगा। सम्मान नहीं दोगे तो दिखा देगा कि गांजा था इनकी गाड़ी में, 2 पुड़िया गांजा ले जा रहे थे, तो सम्मान तो भाई देना पड़ेगा। वो तो भाई उसने कमाया है तो देना पड़ेगा। पैर क्यों छुए तुम? तो जब तक तुम अंदर से ताकतवर नहीं होगे तब तक बाहर उपलब्धि नहीं होगी। और अंदर से ताकतवर होने के लिए तुम्हें सूर्य से एक चीज सीखनी पड़ेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन। चंद्रमा में नहीं होता, चंद्रमा उधार की रोशनी लेके चमकता है, इसलिए कोई भी उससे आंख मिला लेता है और रात भर मिलाता है, लेकिन कोई सूर्य से रात भर आंख, दिन भर आंख नहीं मिला सकता। शाम तक आंख चली जाएगी 2 घंटे बाद। मंजू देवी जो प्रधान है पंचायत में, उनका नाम है नीना गुप्ता। उनको प्रेम हो गया विवियन रिचर्ड से, वेस्ट इंडीज का बहुत बड़ा क्रिकेटर था वो। प्रेम हो गया तो वो प्रेग्नेंट हो गई, तो विवियन रिचर्ड ने शादी करने से मना कर, हम शादी नहीं करें। अब 1980 के दशक में बिना शादी के माँ बनना, आज लोग मार डालते हैं लड़कियों को, बहुत सारे परिवारों में मार ही डालते हैं। अभी यूपी में बागपत एक जिला है, वहां मार दिया, मार के ले आके गाड़ दिया तुरंत। अच्छा, उसमें उनकी गलती नहीं है,
स्त्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्त्री का संबंध परिवार के सम्मान से है। स्त्री जब भी कोई कदम उठाती है, वो भी मिडिल क्लास की, तो पूरा परिवार समाज का शिकार हो जाता है। पूरा भाई, बाप, चाचा सब गाली देना शुरू कर देते। तो अगर स्त्री को चाहिए कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, तो उसका एक विकल्प है बड़ा प्यारा, आईएएस बन जाओ। उसके बाद कोई तुम्हारे बाप को कुछ कहेगा ऐसे जीसस क्राइस्ट की तरह, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं तो माँ बनूंगी, मैं तो अपने बच्चे को पैदा करूंगी। उनकी बेटी है मसावा गुप्ता, अभी शादी थी उसकी। आखिर वो ऐसा कैसे कर पाई? सिर्फ एक वजह से कर पाई, अगर गांव में होती तो मार दी जाती। E=S। अर्थव्यवस्था और समाज का गहरा संबंध है। जहां भी आर्थिक स्वतंत्रता होगी, वहां सामाजिक स्वतंत्रता होगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। तो आर्थिक रूप से आजाद थी। ये काल भारत का द्वितीय नगरीकरण के चरमोत्कर्ष का काल है। अर्थव्यवस्था अपने चरम पर है और औरतें आर्थिक रूप से आजाद हैं। तो जहां भी आर्थिक आजादी होगी, वहां सामाजिक आजादी होगी। नहीं होगी? यहाँ स्त्रियों की दशा क्यों बिगड़ी? अब तो तुमने फैक्टर जाने ही नहीं। मैंने कहा ना कि जो कोचिंग है बहुत अच्छा। हमसे जब पूछा, एक साहब ने पूछा क्या करोगे विधायक बनकर, हमने कहा सबसे पहले तो मेरा टारगेट है शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था से पहले टारगेट है कोचिंग व्यवस्था। कोचिंग व्यवस्था 50,000 करोड़ का बिजनेस है, अच्छी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, तो उसे खत्म करना तो अनुचित है। मतलब एक बेवकूफी भरा कदम, जो हमें इतना पैसा दे रहा है कमा के और 5,000 करोड़ टैक्स जमा कर रहा है, उस व्यवस्था को हम क्यों मारे? भाई जहां से पैसा आ रहा है उसमें सुधार कर दो। मेरा पूरा इंटेंशन था कोचिंग व्यवस्था को रेगुलराइज करना। फीस लिमिट है, मनमानी कोई नहीं लेगा। और जैसे स्कूलों का औचक निरीक्षण होता है, ऐसे कोचिंगों का भी होगा। फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो और दौरा हो गया इंस्पेक्टर का, तो इंस्पेक्टर की कमाई बढ़ गई। यहाँ भाई क्या क्या पढ़े? बोले साहब फंडामेंटल राइट पढ़ लिए। हाँ बोले बताओ, चलो राइट टू इक्वालिटी समझाओ। और नहीं समझा पाए लड़का तो कोचिंग फाइन देगी। ऐसे बड़े सारे विकल्प मेरे पास है, मेरे सारे विचार है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में काम किया है। मुझे पता है कोचिंगों में कोई गलती नहीं है, वो बड़ा प्यार से काम करती है। पर स्टूडेंट हमारा इतना विरोध क्यों करते हैं? सिंपल एक वजह है। अब जैसे मैंने तुम्हें डायग्राम दे दिया बना के, अब तुम क्या करोगे? अपने हिस्ट्री के टीचर से पूछोगे। अब अगर वो बेचारा बता ले गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं बता पाया तो तुम पे गुस्सा नहीं होगा, वो यही भड़का रहा है। अच्छा खासा हम पढ़ा चले जाते हैं, कोई कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। 25 साल से इस फील्ड में हूँ और लोग कहते हैं अवध ओझा नहीं पढ़ाते नहीं। आज तक कोई मेरी क्लास में नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी एक आदमी का जो आए क्लास में बैठे, हमसे 10 ठो सवाल करे। बस सोशल मीडिया पे लिखते हैं यूट्यूब, उसका मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि जैसे कुत्ते का काम भौंकना है, ऐसे हिजड़े का काम है गाली देना। देखो कैसे घूम घूम के गाली देते रहे, और उनकी गाली आशीर्वाद मानी जाती है। इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हो? और सामने पड़ जाओगे तो भगवान जाने क्या होगा। सामने कोई नहीं पड़ा। मैं तो एक्सीडेंटल टीचर हूँ ना, हम सब बदतमीजी थोड़ी कर सकते हो। आमतौर पे टीचर की क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में? अबे टीचर है, चलो हम गलती से टीचर है, हमारे अगल बगल मत आना। हम जब चुनाव लड़ने गए तो हमसे पहले 15 दिन तो बड़ा मजा लिया लोगों ने। अरे ऐसे थोड़ी होता है। हम भी बैठ के, मेरी आदत है वॉच करने की, हर आदमी को देखने की, पहले देखो क्या चल रहा है। गांधी जी से मैंने सीखा है कि एक बैग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कूदना है, आराम से पहले हर आदमी को कैलकुलेट करो, कौन हाइड्रोजन, कौन हीलियम, कौन लिथियम, कौन बेरिलियम, कौन बोरॉन, कौन ऑक्सीजन, कौन सारा। जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, ऐसे आदमी भी होता है। तो जो ग्रुप 8 का एलिमेंट होगा वो बड़ा शांत आदमी होगा, बढ़िया शानदार, तुमसे मिलेगा तो तारीफ करेगा तुम्हारी कि क्या तुम बेटी एक दिन आईएएस बनोगे। और जो ग्रुप 1 एलिमेंट होगा, आउटर ऑर्बिट खाली है हाइड्रोजन की तरह। तो पहले मैंने चार्ट बनाया कि कौन किस ग्रुप का एलिमेंट है, किसको गुब्बारे में भरना है, किसको ट्यूबलाइट में डालनी है। 15 दिन तक होमवर्क किया आराम से, डायरी बनाया। 15 दिन जब खत्म हो गया तो मैं तो भैया भगवान कृष्ण को मानता हूँ, बांसुरी लेके चलो, पर अगर शिशुपाल बदतमीजी करने पर उतर ही आए अब तो मारना पड़ेगा ना। तो गाली एक दिन में दे रहा है, 90 पे रुक जाना चाहिए था। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, फिर उसको टोक भी रहे 90 गाली पे कि भाई 90 हो गया। अरे कह रहा 100 दूंगा, 4 गोली मारेंगे, 100 गाली दे दो। ऐसे कैसे 100 दे दोगे? ऐसे कैसे गाली दे दोगे? चलो 100 दे दिए, बुआ के लड़के हो, कोई बात, पर लिमिट है ना। इस देश का जो सबसे आइडियल भगवान है वो है भगवान कृष्ण। बदतमीजी मत करो। क्यों करोगे बदतमीजी? देखो पंचायत में जो लड़के हैं, एक तो तुम बाइक पे बैठ रहे हो, ऊपर से रात में उसको फोन करके गाली दे रहे हो, जानबूझ के बदतमीजी कर रहे हो। भाई सोसाइटी है, ड्राइवर किसी दिन गलती से पार्क कर दिया, भाई साहब आए, कॉल बेल बजाए, मेरे घर बाहर आए, मैंने कहा जी भैया है, मैं बहुत कुत्ता आदमी हूँ। इतने गुस्से में थे वो, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछ लिया कि ब्रीड कौन सी है। अब जब तुम ही बोले हो, खुद ही बोले हो कि मैं बहुत कुत्ता हूँ, मैंने कहा जर्मन शेपर्ड हो, रॉटवेलर हो,
शिट्जू हो, तो भैया देसी हो, ब्रीड बताओगे तो उसी हिसाब से तो बात करूंगा। वो और गुस्सा हो गए, बदतमीजी कर रहे हो, हम अपने ही बोले हो भाई यार करेंगे, जा कर जा, अब वहीं खड़ी होगी गाड़ी। तो शांति से रहो धरती पर। एक काम हमेशा याद रखो, जब भी किसी चीज का तुम ABCD नहीं जानते, जैसे मान लो कोई लैंग्वेज तुम नहीं जानते हो, तो सबसे पहला काम क्या करो, उसकी वर्णमाला सीख लो, अल्फाबेट्स, यहीं से तो शुरुआत करोगे। अगर पहले ही दिन तुम उस लैंग्वेज की कोई बड़ी किताब उठा लोगे, नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाया बड़े सिंपल तरीके से। अमर चित्रकथा आती है, चित्रकथा में जो कहानियां बचपन में पढ़ते थे ना, कॉमिक्स, अब चित्रकथा जो होती है वो बच्चों के लिए होती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इंग्लिश तुम जानते हो, फ्लुएंट नहीं है, चित्रकथा पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम 5000 चित्रकथाएं हैं, हर व्यक्ति पर एक चित्रकथा है। डॉक्टर अंबेडकर, APJ कलाम, तुलसीदास, कबीरदास, सब पे। तो सरलतम से कठिनतम की तरफ जाओ। जैसे अगर तुम्हारा ज्योग्राफी नहीं क्लियर है तो कक्षा 6 से 8 NCERT, 6 से 8, 12th पे पहले मत जाना। पहले तुम समझो लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड पढ़ के हमें क्या समझ में आता, समय लॉन्गिट्यूड से मौसम और जलवायु। अफ्रीका 2 ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है, पूरा अफ्रीका, तो पूरे साल उसको सबसे ज्यादा सनरेज मिलती, तो गर्मी का कॉन्टिनेंट है। अगर तुम पूरा अफ्रीका देखो तो ट्रॉपिकल जोन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, पूरा अफ्रीका पूरा। यानी अगर तुम्हें किसी जगह का जलवायु समझनी, अब ये मान लो अफ्रीका है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर 0 डिग्री और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो पूरा अफ्रीका ट्रॉपिक्स में पड़ता है। तो जब पूरा अफ्रीका ट्रॉपिक्स में पड़ता है तो सबसे ज्यादा सनरेज यहाँ पे मिलेगी। यानी बिना लैटिट्यूड समझे तुम जलवायु नहीं समझते। अब तुम सोचो, अगर तुम क्लाइमेट की किताब उठा लो, क्लाइमेट पढ़ना शुरू कर दो, बिना लैटिट्यूड समझे, तो संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे 8 देखो, थिंकिंग यार, क्रिटिकल थिंकिंग का एक बड़ा प्यारा तरीका ये है, मैंने कहा ना कि तुम चिंतन नहीं करोगे तो वो अप्रोच आएगी नहीं। देखो, पंचायत सीरीज तुमने भी देखी, पंचायत मैंने भी देखी। अगर मैं तुमसे कहूँ पहली सीरीज के 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताओ जो तुमने उससे सीखी। पहला, अंधविश्वास को जागरूकता से दूर किया जा सकता है, भूत वाला एपिसोड, ये पहली बात है। अंधविश्वास को किससे दूर किया जा सकता है? जो देखो वही कह रहा पेड़ मेरे पीछे भागा, पेड़ मेरे पीछे भागा। उसने पूछा देखे हो? कहा देखे तो नहीं है। तो फिर वो पहले आदमी के पास, मास्टर साहब के पास पहुंचा। वो किसके मास्टर ने? विज्ञान के। कहता ठीक है कोई बात नहीं मास्टर साहब, जा रहा हूँ DM साहब को बताता हूँ इस गांव में एक विज्ञान के मास्टर हैं, उनके पीछे भूत चल रहा है, उनको भूत दिखाई पड़ता है। तो बेचारे मास्टर साहब रात में आते, कहते भैया ये मत करना, सस्पेंड हो जाएंगे। तब कहते हैं मैंने सारी बात तो बता दी थी, एक बात नहीं बताई है। क्या? गांजा पिए थे उस दिन। अब जब गांजा पियोगे तो आसमान छूओगे, तारा मंगल तोड़ लोगे, ऐसे बुद्ध तोड़ लोगे। तब वो पहुंचते हैं किसके घर? प्रधान के घर। तब मंजू देवी बेलन लेके आती है, बहुत गुस्से में है। इसलिए नहीं कि इसने गांजा पिया था, इसके गांजा के चक्कर में एक बार वो गिरी तो घुटना फट गया, और दूसरी बार वो कहती है इस बात को, और दूसरी बार उनकी 6000 की साड़ी फट गई। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। जब गौर से देखोगे, गौर से, ध्यान से। तुम में से कितने लोग पूछते हो क्या जॉब के साथ तैयारी हो सकती है? सचिव जी जॉब के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। संगत का क्या रोल है? देखो वहां संगत का क्या रोल है। विकास बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सचिव को जब जब सचिव दिक्कत में आते तो मोटिवेट करता है, सर प्रतिभा बहुत है आपके अंदर। संगत, इतना मैसेज है उसमें। अगर तुमसे फर्स्ट पार्ट पे एस्से लिखने के लिए कह दिया जाए, लेकिन तुमने ध्यान से देखा ही नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? सामाजिक जागरूकता। प्रधानपति झंडा नहीं फहराएगा, प्रधान ही फहराएगी। और प्रधान पद फंसती किस चक्कर में है? प्रहलाद चा के चक्कर में। कहते हैं एक झंडा रोड पे भी लगा दो। यही तो कहते हैं कि अगर ये बैनर रोड पे लग जाता तो लोग देखते, थोड़ा भौकाल बनता। और लोगों को देखने के छोड़ तो DM जा रही होती है, वो देख लेती है। प्रधानमंत्री कहता गाड़ी घुमाओ। वो तो सौभाग्य से मंजू देवी ने जनगण मन सीख लिया था, नहीं तो सचिव जी को सस्पेंड होने से कोई बचा नहीं पाता। मैंने कहा ना, तुमने ध्यान नहीं दिया यार। मैंने इन सारी बातों की चर्चा की है। ये देखो, ये तुम अगर इन तीनों कामों को कर लोगे, ये शुरुआत में ही मैंने इनकी चर्चा की। ये देखो कि पढ़ाई के साथ ये अनिवार्य है, और ये अकेले ही होगा, फिर ये ग्रुप में होगा। कम से कम 2 मैक्सिमम 4, 10-12 लोग मत बैठना, नहीं तो मार वार हो जाएगी वहां। और डिस्कशन मतलब ज्ञान का आदान प्रदान, वो श्रेष्ठता नहीं साबित करनी कि मैं ज्यादा जानता हूं तुम कम जानते हो। और फिर रात में सोने से पहले जो कॉन्सेप्ट तैयार किया उसको अपने हाथ से लिख लेना, खत्म।